हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्यारा पब्लिक प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान पढ़ रहे थे, जिसमें से पिछले वाले जो हमने 3 वीडियो देखे हैं, यदि उम्मीद करता हूँ आपने देखे भी होंगे। हमने उसमें मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय है ना, जो कुछ भी बेसिकली बातें थी मध्य प्रदेश के बारे में जानने लायक थी, वो हमने आपको पहले बता चुके हैं। आज का जो वीडियो रहेगा हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है मध्य प्रदेश का, जो नॉर्मली समझ में नहीं आता है ना। तो उस टॉपिक को हम जिसको बोलते हैं मध्य प्रदेश का पुनर्गठन। अर्थात आज जो आप मध्य प्रदेश देख रहे हैं ना, ये वर्तमान का मध्य प्रदेश है जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इसको बनने की प्रोसेस इससे पहले क्या क्या रही है, मतलब ये यहाँ तक आने के लिए मध्य प्रदेश को किन किन दौर से गुजरना पड़ा होगा, ये सारी की सारी बातों को हम आज इस टॉपिक पर कवर करेंगे, है ना। तो मध्य प्रदेश को बनने से पहले जो भी प्रोसेस रही होगी हम उसको 4 भागों में बांट के डिवाइड करके पढ़ेंगे। मैंने यहाँ पर लिख दिया, आप लोग देख लीजिएगा। पहला जो हम पढ़ेंगे कि मध्य प्रदेश जो आज हमारा मध्य प्रदेश है, उसकी 1947 जब हम आजाद हुए उससे पहले की क्या स्थिति थी, ये जानने का प्रयास करेंगे। जो आप एक मैप देख रहे होंगे जिसमें हम पढ़ते हैं सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के बारे में, है ना। तो इसको जानने का प्रयास करेंगे, है ना। और उसके आगे हम देखते हैं जब हम आजाद हो जाते हैं 1947 से लेकर के 1956 तक, इस बीच हमारे जो मध्य प्रदेश की स्थिति क्या रहती है, इसके बारे में भी हम जानने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे। और जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो व्यवस्था बनाई गई थी हमारे भारतीय संविधान में, जो मूलतः बना था, है ना। तो उस मूल संविधान में जो हमारे देश में राज्यों को 4 कैटेगरी में बांटा गया था, A, B, C और D, ठीक है। अब चूंकि D में केवल अंडमान निकोबार द्वीप समूह को रखा गया था, तो दोस्तों वो तो हमारे मध्य प्रदेश में नहीं आता है, इसलिए हमारे जो मध्य प्रदेश में 3 प्रकार के स्टेट आपको देखने मिलेंगे, पार्ट A टाइप, पार्ट B और पार्ट C, है ना। तो ये भी हम देखेंगे कि आखिर इनसे कौन कौन से प्रश्न हैं जो आगामी एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे 1956 में जब राज्य पुनर्गठन आयोग यानी कि जो फजल अली आयोग था, उनकी सिफारिश के बाद जो देश में हमारे 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, उसमें से एक हमारा मध्य प्रदेश भी था। तो उसके अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश में क्या क्या स्थिति रही, है ना, कौन कौन से परिवर्तन किए गए, ये सारी बातें भी हम देखने वाले होंगे आगे इसी वीडियो में। आगे देखिएगा भाई। इसके बाद आप जानते हैं कि 1 नवंबर सन 2000 को हमारा हिस्सा एक जो छत्तीसगढ़ कहलाता था, वो है ना, छत्तीसगढ़ है, जो कि अब इस 1 नवंबर 2001 से हमसे अलग हो चुका है। तो उसके बाद क्या क्या परिवर्तन हुए मध्य प्रदेश में, ये वाली बातें भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो प्लीज हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहें। और ये जो सारा का सारा हमारा टॉपिक रहेगा, हम इसको 3 वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। पहले वीडियो में हम बेसिकली समझने का प्रयास करेंगे जो सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार है, इसके बनने की क्या कहानी है पूरी की पूरी। फिर है ना, अगले वीडियो में इसको देखेंगे, ये वाला जो बीच का टॉपिक है। और जो तीसरा वीडियो रहेगा हमारा, इन दोनों टॉपिक्स को कवर कर लेंगे तीसरे वीडियो में, है ना भाई। तो ये अलग अलग मैं बांट लेता हूँ ताकि आपको अपन को पढ़ने में आसानी हो, है ना। तो स्टार्ट करते हैं समय को ना गवाते हुए। देखिए भाई, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिर जो मध्य प्रदेश के निर्माण की शुरुआत होती कहाँ से है ना। तो इसको समझने से पहले आप लोग देख रहे होंगे, मैं बात करता हूँ इस वाली एरिया की जो बना हुआ है ना। तो ये जो डार्क लाइन के अंदर बना हुआ है, इसको हम बोलते हैं सीपी। सीपी का मतलब होता है सेंट्रल प्रोविंस, यानी कि सेंट्रल प्रोविंस। ये जो इलाका है ये अंग्रेजों के अधीन था, है ना, इसको सीपी अंग्रेजों ने नाम दिया। और ये जो नीचे इलाका आप देख रहे हैं, ये बरार का इलाका है, ठीक है भाई। तो सबसे पहले हमें सेंट्रल प्रोविंस बना कैसे, इसके बारे में हमको जान लेना चाहिए। तो अभी जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा देखो। ये आप मैप देख पा रहे हैं, तो ये हमारा मध्य प्रदेश का इलाका है, ये पूरा हमारा भारत का इलाका, ठीक है भाई। तो भारत, ये जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश का ये जो इलाका है आप यहाँ पर देख पा रहे हैं यदि, इसको हम कहते थे गोंडवाना। क्या कहते थे भाई? गोंडवाना या फिर महाकौशल। देख पा रहे हो, उम्मीद करता हूँ आपको चीजें थोड़ा सा समझ में आ रही होंगी। देखो भाई, आप थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें, क्योंकि हम जो पढ़ने वाले हैं वो फैक्चुअल नहीं पढ़ेंगे बिल्कुल भी, है ना। फैक्चुअल केवल फैक्चुअल नहीं पढ़ेंगे, फैक्चुअल के साथ साथ हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि भाई आखिर यहाँ तक गुजरना हमको
है ना, क्यों क्या क्या ऐसी परिस्थितियां हुई कि हमको इन सारे के सारे दौर से गुजरना पड़ा। क्योंकि यदि आप मेंस भी लिखेंगे ना, क्योंकि मेंस में भी अब जो वर्तमान स्थिति है 11 नंबर में आपसे पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश के पुनर्गठन की है ना, पुनर्गठन को विस्तार से समझाइए, तो आप उसमें भी लिख पाएंगे। मैं कुछ इस तरीके से आपके साथ में इन चीजों को रखने वाला हूं, ठीक है ना भाई। तो प्लीज आप थोड़ा सा वीडियो में धैर्य बनाए रखें, ठीक है। समझते हैं, तो स्टार्टिंग करते हैं। मैंने बोला ना भाई, हम ये समझते हैं कि आखिर ये जो सीपी और बरार है इसके बनने की क्या कहानी है। तो देखिएगा, मैंने कहा ये हमारा जो पूरा आप देख पा रहे हैं ये हमारा भारत है ना। और भारत में इस टाइम पे यहाँ वाला जो इलाका है, ये वाला जो आप इलाका देख पा रहे हैं मध्य प्रदेश का, जो है ना, ये जो पश्चिमी इलाका, सॉरी भाई, ये दक्षिणी इलाका होता है, दक्षिणी पूर्वी इलाका होता है। तो यहाँ पर जो गौंड शासक होते हैं, यानी कि जो महाकौशल वाला जो क्षेत्र होता है दक्षिणी इलाका, वहां पर गौंड शासकों का शासन होता है। इसी के दौरान आप इस साइड देखते होंगे, यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर मराठा साम्राज्य भाई, और यहाँ पर क्या है, नागपुर है, ठीक है। तो मराठा साम्राज्य में क्या है, एक शासक है यहाँ का, देख लीजिएगा। इसको मैं अभी हटा देता हूँ, इसको हम बाद में पढ़ेंगे कि है ना, इनके बारे में सारी की सारी बात। अभी मैं इसको हटा देता हूँ। मैंने आपको सिर्फ यहाँ पर है ना इंडेक्स बता दिया है कि आखिर हम किन किन टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे, है ना, इनकी विधानसभा है उन पर भी टॉपिक चर्चा करेंगे। तो ये सिर्फ इंडेक्स था। अभी इसको समझते, देखो इसको मैं हटा देता हूँ भाई, देखिएगा, है ना, समझने का प्रयास करते हैं। यहां पर ये नागपुर है, ये जो आप डॉट देख पा रहे हैं ये नागपुर है, और नागपुर पर शासक करने वाले हैं, देखो भाई, भोसले शासक, जो मराठा शासक हैं उनका नाम है राघोजी प्रथम, ठीक है। ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये जो बात है मैं बताने वाला हूँ आपको, ये 1740 की बात है। मैंने कहा ना हम मूल से पढ़ेंगे, है ना, ताकि हमको सारी की सारी चीजें कॉन्सेप्ट बेस समझ में आ जाए, है ना, आपको कोई भी चीज रटना ना पड़े, ठीक है। तो समझिएगा 1740 की बात है, 1740 के आसपास की ये बात है। क्या है कि जो नागपुर के मराठा यानी कि भोसले शासक हैं, राघोजी भोसले यानी कि राघोजी प्रथम, ये क्या करते हैं 1740 में, ये गोंडवाना जो इलाका है मध्य प्रदेश का आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर क्या कर देते हैं, आक्रमण कर देते हैं, ठीक है भाई। आक्रमण करने के बाद क्या होता है कि आक्रमण करने के बाद ये जो है राघोजी प्रथम है, गोंडवाना के जो शासक हैं उनको पराजित कर देते हैं, और अपने जो क्षेत्र है इसका विस्तार करके कुछ जैसे, है ना, ये गोंडवाना की जो क्षेत्र है इस पर क्या कर लेते हैं, ये अधिकार कर लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं इस तरीके से क्या होता है। 1740 में क्या हुआ कि नागपुर के शासक राघोजी प्रथम ने गोंडवाना के कुछ क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिया। तो यहां से कहानी स्टार्ट होती है मध्य प्रदेश के बनने की, ठीक है भाई। तो क्या हुआ, देखिए ये यहां पर आप देख पा रहे होंगे, ये जो इलाका है, अब ये इलाका भी किसके, मराठों के, यानी कि नागपुर के जो शासक हैं, भोसले शासक हैं, उनके कब्जे में आ चुका है। तो यहां तक बात समझ में आ गई होगी आपको मेरे हिसाब से। इसके बाद होता क्या है, और आगे अपन चले तो देखो भाई, बात करते हैं हम 1818 की, है ना भाई। देखो 1818 में हम आ जाते हैं। तो इससे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 1740 के बाद आप देखते हैं 1797 में प्लासी का युद्ध होता है, और 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, जिसमें जो अंग्रेज हैं वो इतने शक्तिशाली हो जाते हैं कि उन्होंने हमारे जो देश की राजनीतिक स्थिति है ना, उनमें भी हस्तक्षेप करना चालू कर दिया है। समझ रहे हैं आप लोग, तो है ना, तो वही दौर चल रहा है। उसके आगे और देखें तो अंग्रेज धीरे धीरे हमारे जो देश में अपनी मजबूती को स्थापित कर रहे हैं। उसी के चलते 1818 में एक युद्ध होता है, देखो भाई, जिसको हम इतिहास में पढ़ते हैं ओंग्ल मराठा युद्ध। ये तृतीय युद्ध था इस टाइम पे, देखिएगा भाई। तो 1818 में ओंग्ल मराठा युद्ध, ओंग्ल मतलब होता है अंग्रेज, और मराठा मतलब तो मराठा जो हमारे यहाँ के इस साइड महाराष्ट्र के इलाका में जो शासक थे, है ना, शिवाजी वगैरह। तो हाँ, लेकिन इस टाइम पे शिवाजी नहीं, लोग उनकी जो वंशज है उनसे युद्ध होता है। तो 1818 में ओंग्ल मराठाओं का युद्ध होता है। मराठाओं का जो संघ होता है, चाहे वो सिंधिया हो, भोसले हो, होलकर हो, इन सभी का, इन मराठा संघों का अंग्रेजों के साथ में युद्ध होता है। युद्ध में क्या होता है, यहाँ के जो मराठा शासक है नागपुर के, उनका नाम है, देखो भाई, मराठा शासक है अप्पाजी भोसले, ठीक है भाई, इसको समझिएगा थोड़ा सा। अप्पाजी भोसले जो है ना, अप्पाजी भोसले क्या करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा, देखो भाई, अप्पाजी भोसले क्या हो जाते हैं, इनकी पराजय हो जाती है भाई, ठीक है। किससे हो जाती है पराजय, तो अंग्रेजों से।
है ना। 1818 के युद्ध में मराठा शासक अंग्रेजों से हार जाते हैं, और जिसमें नागपुर का जो नेतृत्व कर रहे थे वो कौन थे भाई, अप्पाजी भोसले थे। हार जाने के बाद ये लोग एक अंग्रेजों के साथ में क्या करते हैं, एक संधि करते हैं, और संधि के तहत ये जो यहाँ पर मैंने बताया ना आपको, ये जो यहाँ का जो इलाका था, देखिएगा, देखो थोड़ा सा भाई, यदि हम इसको मध्य प्रदेश को इस टाइप से बना दें तो यहाँ का जो इलाका था, ये वाला इलाका कुछ इस टाइप से, ये इलाका जो था, ये गोंडवाना का जो इलाका था, यहाँ पर अभी नागपुर, देखो भाई, नागपुर में अभी अंग्रेजों का अधिकार नहीं हुआ है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ये जो इलाका आप देख पा रहे हैं, ये जो गोंडवाना वाला इलाका है, इन्होंने क्या किया, इन्हों से जो ये अप्पाजी भोसले हैं, इनसे क्या कर लिया, अंग्रेजों ने छीन लिया। तो पहली बार आपसे यदि पूछा जाए कि कब अंग्रेजों का गोंडवाना क्षेत्र पर अधिकार हुआ, तो वो हुआ था 1818 में आंग्ल मराठा युद्ध के तहत एक जो संधि हुई, उस संधि के तहत मराठाओं को ये वाला क्षेत्र अंग्रेजों को देना पड़ जाता है, ठीक है। आई होप आपको थोड़ा सा बातें समझ में आ रही होंगी। इसी के चलते चलते देखो, इसी में बात करें तो 1818 में ही जो ग्वालियर में एक जो मराठा संघ के सरदार थे, जिसको हम सिंधिया बोलते हैं, देखिए भाई, इस सिंधिया लोग भी क्या होते हैं, इसी युद्ध में अंग्रेजों के साथ में हार जाते हैं, तो उन्हें भी अंग्रेजों के साथ में एक संधि करनी पड़ती है, जिसके तहत यहाँ का जो इलाका है, देखिएगा ये वाला, देखो भाई, इसको हम थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं वाला, ये ठीक है, यहाँ पे इलाका, इसको हम पहले जो वर्तमान का सागर है, सागर को, इसको पहले हम सागौर बोलते थे, क्या बोलते हैं, ये सागौर वाला इलाका, और ये जो नर्मदा नदी घाटी है, इसको हम नरबोडा बोलते थे उस टाइम पे, ये नरबोडा वाला इलाका क्या है, अंग्रेजों को इनको भी देना पड़ जाता है। तो देखिए, अब अंग्रेजों का जो अधिकार है, कुल मिलाकर के ये जो गोंडवाना वाला इलाका है, इसमें अधिकार हो चुका है, और इसके साथ साथ ये जो सागौर और नरबोडा यानी कि नर्मदा घाटी वाला क्षेत्र और सागर वाला जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र भी अंग्रेजों को प्राप्त हो जाता है। किस युद्ध के बाद, आंग्ल मराठा युद्ध के बाद। देखो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, अंग्रेज अपने क्षेत्र का विस्तार कर रहे हैं, है ना भाई। तो अभी तक उनके पास जो स्थिति ये वाली बन रही है, आप देख पा रहे हैं, इतना क्षेत्र उनके अंग्रेजों के कब्जे में आ चुका है, ठीक है भाई। अब इसको अपन आगे बढ़ाते हैं कि अब कौन सा क्षेत्र अंग्रेज हड़पने वाले हैं, तो देखिएगा, है ना भाई। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। जो 1740 में जो राघोजी प्रथम ने गोंडवाना क्षेत्र पर अधिकार किया था, अंततः 1818 में अंग्रेज उनसे वो वाला गोंडवाना वाला क्षेत्र छीन लेते हैं, और इसके साथ ही जो सिंधिया शासक हैं, उनसे भी सागौर और नरबोडा वाला क्षेत्र अंग्रेजों को प्राप्त हो जाता है। और इस प्रकार से अंग्रेजों का कब्जे में काफी इलाका मध्य प्रदेश का, जो तत्कालीन मध्य प्रदेश का था, उसमें आ जाता है। क्योंकि मध्य प्रदेश तो तब नाम नहीं था, लेकिन अब वर्तमान संदर्भ में देखें तो उसकी बात करते, इतना इलाका मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश का अंग्रेजों के अंडर में आ चुका है। आप समझते हैं, देखो और क्या विस्तार होता है। देखो ये हटा दूंगा, भाई थोड़ा सा देखिएगा, देखो मैंने कहा ना भाई, थोड़ा सा बेसिक है ये, ताकि आपको पुनर्गठन की प्रोसेस ताकि पूरी की पूरी समझ में आ जाए, उसको देखते हैं। तो देखिए भाई, आप देखते हैं, एक नाम सुना होगा आपने सभी लोगों ने, डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी, जो कि 1848 से लेकर के 1856 तक हमारे गवर्नर जनरल रहते हैं भारत के। तो देखिए भाई, 1818 में डलहौजी आते हैं, और इनका आप जैसे कि जानते हैं कि इन्होंने एक जो अपने राज्य विस्तार की नीति अपनाई थी, उसको हम बोलते थे हड़प नीति, ठीक है भाई। ये देख लीजिए, हड़प नीति के तहत उन्होंने क्या किया, कुछ जो भारत के जो राज्य हैं उनमें देखते हैं भाई, क्या करते हैं ये कि किसी राज्य को कुशासन के आधार पर हड़प लेते हैं, तो किसी राज्य को क्या करते हैं, उसका वैध उत्तराधिकारी न होने के चलते भी वो क्या कर लेते हैं, हड़प लेते हैं, ना भाई। तो होता क्या है, देखिए भाई, बात है 1853 की। आप जानते हैं कि नागपुर में क्या है, भोसले वंश शासक कर रहा है। तो 1853 में यहाँ के एक शासक है, जिनका नाम है भाई, देखिएगा, राघोजी तृतीय। देखिए भाई, राघोजी तृतीय, ये है यहाँ के शासक 1853 में। और दुर्भाग्य से इनके कोई क्या है भाई, संतान नहीं है, ठीक है भाई। उनकी कोई पुत्र न होने की वजह से क्या होता है, जो अंग्रेज गवर्नर जनरल है डलहौजी, उनके जो ये नागपुर वाला राज्य है, इसको क्या कर लेते हैं, वो
हड़प लेते हैं और अंततः देखिएगा घोषणा करता है 11 दिसंबर, है ना, डलहौजी 11 दिसंबर 1853 को घोषणा करता है कि नागपुर का कोई वैध उत्तराधिकारी न होने की वजह से क्या है, इस राज्य को हम अपने राज्य में मिला लेते हैं। तो देखिएगा भाई, अभी तक केवल जो अंग्रेज थे उनका अधिकार यहाँ पर था, लेकिन 1853 में ये वाला इलाका भी उनको क्या हो जाता है भाई, प्राप्त हो जाता है। तो अब देखिएगा कुल मिलाकर के मध्य प्रदेश का ये स्थिति ऐसे कि इस टाइप से बन चुकी है ना भाई, कि अब जो है अंग्रेजों के पास काफी बड़ा इलाका है, ये नागपुर है भाई। देखिएगा अब नागपुर में भी अंग्रेजों का क्या हो जाता है, नियंत्रण हो जाता है और क्या होता है, यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, अंग्रेज एक अपना रेजिडेंट जो होता है, देखो भाई रेजिडेंट को क्या कर देते हैं, नियुक्त कर देते हैं। ठीक है भाई, ये देखिएगा। तो इस प्रकार आप देख पा रहे हैं 1853 के आसपास अंग्रेजों के पास ये पूरा इलाका जिसमें सागौर, नर्मदा और नागपुर यानी कि जो विदर्भ वाला एरिया है ये अंग्रेजों के कब्जे में आ चुका होता है। ठीक है भाई, तो कब आ चुका है आपसे पूछा जाए, लेकिन पहली बार नागपुर पर अंग्रेजों का अधिकार कब होता है, तो 11 दिसंबर 1853 को होता है। आधार क्या है भाई, क्योंकि राघोजी तृतीय जो है भोसले शासक हैं, उनका कोई वैध उत्तराधिकारी न होने की वजह से लॉर्ड डलहौजी इसके राज्य को अपने राज्य में हड़प लेते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक की बातें थोड़ा सा क्लियर हो गई होंगी। ये जो आप मैंने बोला ना, हम ये जो प्रोसेस पढ़ने वाले हैं ये सिर्फ ये है कि हमारी जो ये जो सीपी बना, सेंट्रल प्रोविंस कैसे बना, उसके बनने की हम प्रोसेस धीरे धीरे देख पा रहे हैं। ठीक है ना, अभी तक इस इलाके को सेंट्रल प्रोविंस का नाम नहीं दिया गया है। अभी तक सीधे सीधे सिर्फ अंग्रेजों ने यहाँ पर, है ना, नियंत्रण तो कर लिया है, लेकिन उन्होंने इस पर भी कोई खासा ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। सिर्फ यहाँ पर एक रेजिडेंट को नियुक्त कर दिया है उनकी देखरेख के लिए। अब आगे होता क्या है, जैसे कि आप जानते ही हैं। देखिए भाई, ये बात आपको क्लियर होगी, मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ। देखिए भाई, है ना, तो 1853 तक की बात कहानी हम तो देख चुके थे भाई। यहाँ पर एक अंग्रेज रेजिडेंट नियुक्त हो चुका है। अब बात करते हैं, आप जानते ही हैं इसके बाद क्या होता है। 1857 में एक हमारे देश में एक महान क्रांति होती है। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम होता है, जिसमें अंग्रेजों को, है ना, जिससे क्या होता है, अंग्रेजों को दबाने के लिए 1857 के संग्राम को कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। ठीक है ना भाई, तो उसको ध्यान में रखते हुए होता क्या है, जैसे तैसे 1857 में की जो क्रांति को दबाया जाता है, तो अंग्रेजों को एक बात समझ में आ जाती है कि भाई देखो क्या है, कि जब तक हम जो हमारे जो क्षेत्र हैं, है ना, उन पर हम एक कड़ा प्रशासन लागू नहीं करेंगे, है ना, और वहां पर एक मजबूत सेना नहीं रखेंगे, तब तक ये जो छोटे छोटे जो विद्रोह है ये हमसे अक्सर होते रहेंगे, है ना भाई। तो इसी के डर से, ताकि, है ना, आगे ये विद्रोह ना हो और ये जो इलाका है, इतना सारा इलाका हमको जो प्राप्त हुआ है, ये हमसे अब दोबारा अलग ना हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए करते क्या है ये लोग। देखो भाई, बात आती है 1861 की। देखो 1861 में करते क्या है अंग्रेज, देखिए भाई 1861 में अंग्रेज क्या करते हैं, ये जो इलाका है इसको मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र घोषित कर देते हैं। ये देख लीजिए भाई, और घोषित कर देते हैं, और इसका जो नाम दिया जाता है वो दिया जाता है सेंट्रल प्रोविंस। देखो, प्रोविंस का मतलब होता है प्रांत और सेंट्रल का मतलब होता है केंद्र। अब इसका नाम देने से पहले आप समझ ही पा रहे हो, ये जो भारत है ना, भारत में अंग्रेजों के कब्जे में पहले से ही कई राज्य थे। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, यूपी को पहले यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था। यहाँ पर बंगाल है, बंगाल को बंगाल प्रोविंस, यहाँ पर बॉम्बे प्रोविंस और मद्रास प्रोविंस, ये प्रोविंस अंग्रेजों ने क्या है पहले से ही अपने अधिकार में कर रखे थे। लेकिन मैंने कहा ना, धीरे धीरे जैसे ही उनके कब्जे में क्षेत्र आते जाते थे, उनको वो अपने प्रोविंस मतलब प्रांतों में बदल रहे थे। तो ये 1861 में ये काफी इलाका उनके पास जो अधिकार में आ गया था, उसको अपने अधिकार में करने के लिए उसको एक मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र यानी कि अपना एक प्रांत घोषित कर देते हैं। और यहाँ पर 4 कमिश्नर इस क्षेत्र को कुल मिलाकर के 4 कमिश्नरी क्षेत्रों में बांट देते हैं। वो 4 कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन थे, मैं वो भी बताने वाला हूँ आपको। तो अब जो महत्वपूर्ण बात ये है कि इस क्षेत्र को, ये जो सागौर, नर्मदा, नागपुर और महाकौशल यानी कि जो गोंडवाना वाला जो क्षेत्र है, इसको पहली बार
सीपी यानी कि सेंट्रल प्रोविंस। देखो अभी बरार नहीं जुड़ा है ना, थोड़ा सा बात को ध्यान में रखिएगा, अभी इसमें बरार नहीं जुड़ा है, सिर्फ और सिर्फ मैं इस सेंट्रल प्रोविंस, ये वाला जो इलाका आप देख पा रहे हैं, मैं इसकी बात करने वाला हूँ। ठीक है भाई, तो देखिएगा पहली बार इस क्षेत्र को सेंट्रल प्रोविंस नाम कब दिया गया, तो देखिए भाई ये नाम दिया गया था 1861 में, है ना, 2 नवंबर 1861 की बात है ये। तो इस टाइप से सेंट्रल प्रोविंस का गठन हो जाता है। तो आप, आई होप आपको थोड़ी सी कहानी समझ में आ गई होगी कि सेंट्रल प्रोविंस का आखिर गठन कैसे होता है ना, कहाँ से इसकी शुरुआत होती है, अंततः कब ये बन जाता है ना भाई। देखिए 1861 में अंग्रेज इसको मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र में घोषित करते हैं और इसी का नाम सेंट्रल प्रोविंस दे दिया जाता है। ठीक है भाई, अब देखिएगा इसके आगे थोड़ा सा और एक कहानी आती है, क्या है, बात है 1864 की। जो निमाड़ वाला क्षेत्र आप यहाँ पर जो देख पा रहे हैं, ये थोड़ा सा ये यहाँ पर निमाड़ पड़ता है ना, तो ये जो निमाड़ वाला क्षेत्र है, देखिए भाई निमाड़ वाला क्षेत्र भी क्या होता है, क्षेत्र जो है वो सीपी में, सेंट्रल प्रोविंस में क्या हो जाता है, शामिल हो जाता है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आपसे पूछा जाएगा कि सेंट्रल प्रोविंस में निमाड़ पहली बार कब शामिल होता है, तो यदि आपको नहीं दिख पा रहा तो मैं बोल देता हूँ 1864 में शामिल हुआ। ठीक है भाई, आप लिखते चलिएगा इन बातों को थोड़ा थोड़ा सा, है ना। हमने कहा ना हम सारी की सारी प्रोसेस को थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट के साथ में समझने का प्रयास करेंगे। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जो सेंट्रल प्रोविंस है आखिर उसका निर्माण कैसे हुआ और निमाड़ उसमें कब शामिल हुआ, ये बातें आपसे पूछी जा सकती हैं। ये फैक्चुअल डाटा है और कॉन्सेप्ट वही है, मैं जो आपको बोलते जा रहा हूँ वही है, कहाँ कहाँ से गुजरा और अंग्रेजों को आखिर इस चीज की, इसे सेंट्रल प्रोविंस बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं हम, ये सेंट्रल प्रोविंस तो हमने बना लिया, यानी कि जो है ना बन चुका है। अब इसमें एक नाम जुड़ा होता है सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। तो ये बरार वाला कॉन्सेप्ट क्या है, हम इसको भी बहुत ही डिटेल से समझने का प्रयास करते हैं। तो आई होप है ना आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। और भाई प्लीज आपको यदि ये प्रयास अच्छा लग रहा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ में शेयर करें, ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये सारे के सारे जो जरूरतमंद है ना स्टूडेंट है उनके साथ में, उनके पास पहुंच सके, है ना। और उम्मीद करता हूँ कि आप ये काम करते भी होंगे और जो साथी नहीं कर पा रहे हैं ना, मन लगा के देख पा रहे हैं तो थोड़ा सा एक मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए और वीडियो को लाइक करके दोस्तों तक शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं क्लास को, देखिए देखिए हटा देता हूँ इसको मैं। यहाँ तक कहानी हो जाती है कि हमारा जो सेंट्रल प्रोविंस है वो बन करके तैयार हो गया है। अब हमें करना क्या है, ये जो इलाका है देख पा रहे हैं आप लोग, देखिए भाई ये इलाका पूरा सेंट्रल प्रोविंस ये इस तरीके से बन चुका है। अब बात करते हैं इस बरार के बारे में कि बरार आखिर कैसे बनता है। तो देखिए भाई यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, ये जो इलाका है देखो, ये जो इलाका है आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये वाला देखिए, ये वाला इलाका, ये जो है क्या है, यहाँ पर आप इस साइड यदि भारत में देखेंगे तो यहाँ पर देखो भाई ये बरार वाला इलाका था, यहाँ पर है ना, ये वाला बरार वाला इलाका था। और यहाँ पर जो हैदराबाद के निजाम है ना, हैदराबाद के निजाम है वो शासक कर रहे थे। तो ये जो बरार वाला इलाका है इस पर भी क्या था, जो हैदराबाद के निजाम है ना, हैदराबाद के जो निजाम है इनका नियंत्रण है। ठीक है भाई, किसका नियंत्रण इस वाले क्षेत्र में, अभी तक अंग्रेजों का नियंत्रण इस वाले क्षेत्र में नहीं है, आप ध्यान रखिएगा। सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो इलाका आप देख रहे हैं, ये खाली इलाका है व्हाइट कलर से, इस इलाके पर ही अभी तक अंग्रेज ना अपना सीपी को बनाया हुआ है। अभी बरार इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि बरार को सीपी में कब शामिल किया गया, तो मैं बताने वाला हूँ। देखो भाई ये इलाका अभी तक हैदराबाद के निजाम के नियंत्रण में था, है ना। तो बात आती है 17 सितंबर 1903। ठीक है भाई, 17 सितंबर 1903 की बात आती है। देखो भाई 17 सितंबर 1903 की बात आती है तो होता क्या है कि 17 सितंबर 1903 को जो अंग्रेज हैं, हैदराबाद के निजाम जिसका नाम था महमूद अली खान, देखो भाई हैदराबाद के निजाम का नाम है महमूद, देखिए भाई महमूद अली खान, तो ये हैदराबाद के निजाम हैं। और इनसे क्या करते हैं, जो अंग्रेज हैं भाई इस बरार को क्या लेते हैं, लीज पर लेते हैं, यानी कि पट्टे पर ले लेते हैं, है ना। और कितने पट्टे पर लेते हैं, तो 25 लाख रुपया वार्षिक, है ना। इसको ध्यान रखिएगा, ये है ना। अब समझते हैं क्या मैंने लिख दिया। बरार वाले क्षेत्र को क्या होता है, अंग्रेज जो हैदराबाद के निजाम है महमूद अली खान, इनसे क्या करते हैं, लीज पर, लीज का मतलब लेता है एक तौर पर से आप समझिए किराए से,
यानी कि पट्टे पर लेते हैं और उसकी जो लागत देते हैं वो 25 लाख रुपए वार्षिक देते हैं। और इस आधार पर पहली बार क्या होता है, अंग्रेज इस बरार क्षेत्र को भी क्या करते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से अपने नियंत्रण में लेने का प्रयास करते हैं। ये उनका शुरुआती प्रयास था। तो आप समझिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि जो अंग्रेज हैं, अंग्रेजों ने जो बरार वाला क्षेत्र है वो हैदराबाद के निजाम से कब लिया था, तो वो लिया था 17 सितंबर 1903 को लिया था। और उस समय हैदराबाद का निजाम कौन था, तो महमूद अली खान, ये यहाँ के निजाम थे। तो अब यहाँ पर देख लीजिए आप, जो यहाँ पर ये इलाका हो गया, देखिए इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ भाई, है ना, ये नरबोडा वाला आप ये याद रखिएगा। देखो भाई, अब यहाँ पर क्या हो गया था, मैंने बोला था 1864 में इसमें क्या हो गया, निमाड़ भी शामिल हो गया। तो ये क्षेत्र थोड़ा सा और इस टाइप से बढ़ गया था, है ना, यहाँ पर हो गया। अब अंग्रेजों ने ये जो बरार वाला क्षेत्र है, ये वाला भी क्या है, लीज पर ले लिया है ना भाई। तो ये वाला भी क्षेत्र अब अंग्रेजों के अप्रत्यक्ष नियंत्रण में आ चुका है भाई। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि सीपी एंड बरार अभी, लेकिन इसका नाम चेंज नहीं हुआ है ना भाई। अभी इसका नाम सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल प्रोविंस है, क्योंकि ये अभी किराए पर लिया हुआ है, यानी कि लीज पर लिया हुआ है, ठीक है भाई। तो अभी इसका नाम सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार नहीं पड़ा हुआ है। आगे चलकर 1934 में, यानी कि 24 अक्टूबर 1934 को अंग्रेज जो हैं वो बरार को पूर्णतः अपने नियंत्रण में ले लेंगे। तो तब जाकर के इस पूरे इलाके का नाम हो जाएगा सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। तो समझते हैं क्या होता है। देखिए भाई, यहाँ तक बात, आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी। देखिएगा भाई, इसको हटा देते हैं थोड़ा सा। देखिए, एक थोड़ा सा एक टॉपिक और बचा हुआ है बीच में, बाकी आपकी सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार बनने की कहानी होगी। देखो भाई, आप जानते हैं कि जो भारत शासन अधिनियम 1919 में आता है, ठीक है भाई। देखो, भारत शासन अधिनियम 1919 में आता है और इसके प्रावधानों के तहत क्या किया जाता है, ये जो सीपी है हमारा, इस सीपी को क्या किया जाता है, गवर्नरी क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है 1921 में, ठीक है भाई। देखो, अधिनियम 1919 में आता है, लेकिन इसके प्रभावों को लागू करते हुए 1921 में इस वाले इलाके को क्या कर दिया जाता है, गवर्नरी क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखो भाई, क्या होता है, समझिएगा। भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रावधानों के तहत 1921 में जो अंग्रेज के प्रांत थे, अंग्रेजों का प्रांत था सीपी, यानी कि सेंट्रल प्रोविंस, इसको एक गवर्नरी क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है और यहाँ पर एक गवर्नर की नियुक्ति कर दी जाती है। जैसा कि आप अभी जान रहे हैं, इससे पहले एक मुख्य, है ना, क्या था, ये मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र था, जो कि 4 कमिश्नरी क्षेत्रों में बटा हुआ था। 4 कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन से, आप थोड़ा सा लिख लीजिएगा। पहला था जबलपुर, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा ये विदर्भ वाला क्षेत्र था, है ना, और चौथा ये महाकौशल वाला क्षेत्र था। तो इस तरीके से जबलपुर वाला क्षेत्र था। इस तरीके से ये 4 ये सागौर वाला क्षेत्र हो गया, ये नरबोडा वाला क्षेत्र हो गया, और ये जबलपुर वाला क्षेत्र हो गया, और इसके साथ साथ में ये क्या नाम से इसका छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र हो गया, है ना, छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र हो गया। तो ये क्षेत्र भी 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे। फिर से बोलो, छत्तीसगढ़, नरबोडा, सागौर और जबलपुर, ये 4 कमिश्नरी क्षेत्रों में बटा हुआ था। लेकिन 1921 में यहाँ पर इस क्षेत्र को गवर्नरी क्षेत्र घोषित करके यहाँ पर एक गवर्नर की नियुक्ति कर दी जाती है। तो इस प्रकार से अब आपसे पूछा जाए यदि कि जो सीपी है उसको गवर्नरी क्षेत्र घोषित कब किया गया था, तो वो 1921 में घोषित किया गया था भाई, है ना। तो आई होप आपको ये चीज भी क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, इसको अब हम बात करने वाले हैं इन दोनों का जो नाम मिक्स हो जाता है वो कब से हुआ। तो देखिएगा भाई, 24 अक्टूबर 1934, 24 अक्टूबर 1934 को क्या होता है भाई, देखिएगा, 34 नहीं, सॉरी भाई, देखो 1936, देखिए भाई, हाँ, 24 अक्टूबर 1936 को, इससे पहले आप जान रहे हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 आ चुका है, जिसमें प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की जाने की बात कही गई थी। तो 24 अक्टूबर 1936 को पूरी तरह से जो ये बरार वाला इलाका है अंग्रेजों के नियंत्रण में आ जाता है। तो देखिए भाई, क्या होता है, जो बरार है, देखिए भाई, बरार पूरी तरह, यानी कि पूरी तरह से, यानी कि पूर्णतः पूरी तरह से सीपी में शामिल हो जाता है, ठीक है भाई। ये पहली बार होता है। देखिए, अब यहाँ से प्रश्न बनता है आपसे कि बरार को सीपी में पूर्णतः कब शामिल कर लिया जाता है, तो 24 अक्टूबर 1936 को शामिल कर लिया जाता है। और आपसे पूछे पहली बार कब लीज पर लिया गया था, तो 17 सितंबर 1903 को अंग्रेजों ने हैदराबाद के निजाम महमूद अली खान से लीज पर लिया था, है ना। और पूर्णतः कब मिला लिया गया, 24 अक्टूबर 1936 को
सीपी में इस बरार को मिला लिया जाता है और अंततः इसका जो नाम हो जाता है सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार हो जाता है, जो आप कई बार पढ़ते हैं। ये जो सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार है, जब हमारे मध्य प्रदेश का निर्माण चालू होगा तो सबसे पहले जो मूल भूमि हमारे पास रहेगी वो यही रहेगी, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। तो आई होप आपको ये सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के बनने की पूरी कहानी क्लियर हो गई होगी, कैसे ये इसका निर्माण होता है और ये यहाँ तक कैसे आ जाता है और अंततः 24 अक्टूबर 1936 को बरार वाला जो क्षेत्र है पूरी तरह से सीपी में शामिल कर दिया जाता है। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूं अब देखिएगा अंग्रेजों के पास ये इतना इलाका, ये पूरा वाला, ये वाला इलाका भी अब तो क्या हो जाता है, अंग्रेजों के नियंत्रण में हो जाता है। देखिए भाई कहां से शुरुआत की थी, देखो कहां तक आ गए हैं, है ना। तो यहाँ तक अंग्रेज आ चुके हैं। ये विदर्भ वाला जो महाराष्ट्र का इलाका है, ये विदर्भ वाला, ये वाला इलाका भी काफी इलाका मध्य अंग्रेजों के पास में आ चुका है। ठीक है भाई, तो अब देखते हैं भाई यहाँ तक तो हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद करते हैं बात हम ये 1947 से पहले की स्थिति है ना भाई, और ये स्थिति बनी रहती है अंततः 1947 तक। 1947 के बाद स्थिति चेंज होती है ना। भारतीय संविधान बनता है और भारतीय संविधान में जो भाग 1 है उसमें है ना राज्यों के कुछ इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि मतलब वर्गीकृत किया जाता है, उसको 4 श्रेणी में रखा जाता है, श्रेणी ए, बी, सी और डी, है ना। तो वो कौन कौन से इलाके हैं, कौन कौन से क्षेत्र हैं, कौन कौन से राज्य हैं, उनको भी हम आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे। हमारे मध्य प्रदेश में कौन कौन सी किस श्रेणी के राज्य होंगे, हम ये भी देखने का प्रयास करेंगे। तो प्लीज इस वीडियो को मैं समझता हूँ आपको इस वीडियो से थोड़ा सा नॉलेज मिला होगा। अगला वीडियो जो आएगा हम उसमें वही वाला देखेंगे, ये जो स्थिति है 1947 से 1956 तक क्या स्थिति रही मध्य प्रदेश की, कितने स्टेट्स में बटा रहा, इन सारी की बात है ना, बात में हम बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे। कई बार पूछा जाता है राष्ट्र प्रमुख क्या होता है, उप प्रमुख क्या होता है ना, सीएम कौन था, किस से है ना, पार्टी का सीएम कौन था, है ना, गवर्नर कौन था, ये सारी की सारी बातें पूछी जाती हैं। इस अगले वीडियो में हम उसी चीजों को कवर करने वाले हैं। तो प्लीज है ना, यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आया है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए इसको भाई। ठीक है ना भाई, समझ गए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हम 1947 1956 तक भारत मध्य प्रदेश की क्या स्थिति रही इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। और आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।